संसार में जितनी भी भाषा है, चाहे वो लैटिन हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, स्पेनिश हो, एनी लैंग्वेज, हर भाषा की अपनी उत्पत्ति की और विकास की अलग अलग कहानी है। कोई भाषा एक छोटे से गांव से शुरू होता है और पूरा विश्व में, जैसे अंग्रेजी एक छोटे से गांव से शुरू हुआ एक भाषा, आज पूरा विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ भाषा के रूप में आज वो पहचानी जाती है। उसने बहुत मुकाम वैसे ही बैठे बैठे नहीं पाया है। यह लोग ने सालों साल तक जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ की कल्चर को अपनाया, उस भाषा को अपनी भाषा में समाहित किया। तो भाषा की जो सबसे जो मूल विशेषता है वो है कि नई वस्तु, नए विषय को अपने भाषा में उसे अपनाना। और अगर कोई भाषा ये समझता है कि मैं सबसे धनी भाषा हूँ, मुझे किसी भी समाज की या विकास की नई भाषा की जरूरत नहीं, तो वह भाषा मृतप्राय हो जाती है। जैसे संस्कृत, हमारी संस्कृत भाषा बहुत पुरानी भाषा है और इस भाषा पे मुझे बहुत गर्व है, लेकिन फिर भी वह आज मृतप्राय स्थिति में है। क्यों? क्योंकि अब एक समय में संस्कृत बोलने वाले लोग और लिखने वाले लोग उच्च शिखर के लोग, धनी लोग हुआ करते थे, जिसके कारण से गरीब लोगों को, आम जनता को संस्कृत लिखने और पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, जिसके कारण से यह भाषा केवल और केवल उच्च वर्ग के, राजा के जो वर्ग है वहां तक वो सिमट गया। और जिसके कारण से एक जो धनी भाषा है, जो देश और विदेश में बहुत कुछ दे सकता था, वह भाषा आज लुप्तप्राय है। मैं सभी भाषा का सम्मान करती हूँ और हर एक भाषा की अपनी पहचान होती है, उस भाषा की इतिहास होती है, उस शब्द को बनने की भी इतिहास होती है। जैसे कि मैडम ने यहाँ पे कहा, वो जो भाषा है वो बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज है। जैसे भूटान है, पेड़ है, तो वो ब से स्टार्ट हुआ है, तो उसका जो हर अंश है वो ब से ही स्टार्ट होगा। भूटान, बलाई, बेदे, पोसो, तो ये जो है हमारी भाषा की बहुत ज़्यादा, एक मैं कहूँगी कि ऐसे जो साइंटिफिक लैंग्वेज है वो हर भाषा जो है साइंटिफिक नहीं होती। चाहे आप चाइनीज लैंग्वेज ले लो या फिर अंग्रेजी ले लो, वो लोग बहुत साइंटिफिक नहीं है। उनका जो है BUS बस भी हो सकता है, BUS बुश भी हो सकता है। तो यू का प्रोनाउंसिएशन के रूप में होगा, ऊ के रूप में होगा। अंग्रेजी का कोई ठोर ठिकाना नहीं है, लेकिन हमारी परंपरा भाषा बहुत साइंटिफिक है। कोई भी शब्द जहाँ से शुरू होता है तो वो उस शब्द के ही और 4-5 शब्द बन जाते हैं। तो ये जो भाषा है बहुत ही अच्छा है और सुंदर है। तो मैं जो आप लोगों को बताना चाह रही थी कि वो ये कि कोई भी भाषा होता है उसकी स्थिति या अवस्थिति तभी तक बनी रहती है जब तक वो नए भाषा को सीखती है। जो अपना वजूद है, जो अपना मूल शब्द है, उसे तो बनाए रखना ही है, लेकिन जो नए शब्द आते हैं, चाहे वो संस्कृत से आए हो या अरबी से आए हो या बंगला से, फारसी से, उसे हमें एक्सेप्ट करना है। नॉर्मली हम लोग जो है अपने आसपास के मूल्यों को ज़्यादातर देखते हैं और हमारा ये धारणा होता है कि हमारी पौगड़ों भाषा में अधिकांश शब्द बंगला के ही आए होंगे, ऐसा लोगों की धारणा है। लेकिन जब एक भाषा की परिचर्चा करती है, उसकी तोड़ फोड़ करती है, उसका पूरा मूल्यांकन करती है, ठीक है, भाषा को वैज्ञानिक दृष्टि से जब टेबल पे परखा जाता है, तब पता चलता है कि नहीं, ये शब्द जो हमने बंगला का सोचा था वो बंगला का नहीं है, हिंदी का है। नहीं, ये शब्द जो हमने अंग्रेजी का सोचा था वो अंग्रेजी का नहीं है, लैटिन का है। नहीं, ये शब्द हमने संस्कृत का सोचा था, संस्कृत का नहीं है, फ्रेंच का है। तो कहने का मतलब है कि एक समय जब ये पूरा विश्व लगभग 15वीं और 16वीं सदी में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और लोगों के मन में ये प्रश्न जगा कि हम क्यों हैं, हमारा अस्तित्व क्यों है। जैसे कि सर मधुसूदन मोरारसिंह सर ने भी कहा कि व्यक्तियों को अपना प्रश्न करना चाहिए अपने आप में कि हमारा अस्तित्व क्यों है। तो लोग जो पहले देवता पर विश्वास करते थे, वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देवता वाली जो दृष्टिकोण है वो चला गया और लोग तार्किकता में विश्वास करने लगे, जो साइंटिफिक है उस पर। और तब से ये जो हमारा जो भाषा है, लैंग्वेज है, वह भी विज्ञान की श्रेणी में आ गया और भाषा को भी वैज्ञानिक दृष्टि से रखा जाने लगा। ठीक है, तो मेरा जो कहने का मतलब ये है कि सभी भाषाओं की अपनी इतिहास होती है और उसके बाद उसका जो वर्तमान में वो भी होता है। भाषा तभी जीवित रहता है जब वो नई भाषाओं को या नई जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। तो हमें चाहिए कि चाहे कोगरो भाषी हो चाहे बंगला भाषी हो, हमारे जो मूल शब्द है उसे हमें नहीं खोना है, बल्कि उससे नए शब्द बनाना है और वो जो विदेशी शब्द है उसको अपना बना लेना है। और जो जैसे आप